चलो भाई पढ़ते हैं आरसी सर्किट। कौन सा सर्किट? आरसी सर्किट। अगर आप बहुत ध्यान से सोचो तो याद करो हमने इससे पहले जो भी लेक्चर में पढ़ा था क्रैश कोर्स के लिए या रिवीजन कोर्स के लिए, उसमें हमने ध्यान दिया था कि भाई जब भी कैपेसिटर को बैटरी से या कैपेसिटर को कैपेसिटर जोड़ रहे थे तो हीट जनरेट हो रही थी। हो रही थी कि नहीं हो रही थी? ध्यान दो, हीट जब आ रही थी वो हीट जा रही थी रजिस्टर में। जो वहां पे था पर हमने उसे दिखाया नहीं था, तो था पर वहां पे उसको उसने दिखाया नहीं था। यानी कि हर सर्किट में रेजिस्टर तो होता है, यानी कि रियल सर्किट से ओनली कैपेसिटिव होते हैं कि रेजिस्टर भी होता है। तो थोड़े रियल सी सर्किट की तरफ चलते हैं। हमने बोला आरसी सर्किट। कौन सा सर्किट? आरसी सर्किट। प्रूफ में बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं। अपन ने बोला कि भाई साहब अगर मैं t 0 पर, मान लीजिए t 0 पर मैं यहां पर एक स्विच से इस सर्किट को कंप्लीट कर दूं, ऐसे इस सर्किट से कंप्लीट कर दूं, तो t 0 पे चार्ज बहना चालू करेगा, क्योंकि कैपेसिटर कोई विरोध नहीं प्रस्तुत करेगा, क्योंकि q - 2 उस समय 0 है जब ये अनचार्ज है। और ये करंट बहना चालू हुआ तो किसी भी टाइम t पर, किसी भी टाइम t पर, सब लोग प्रूफ नॉर्मल करके कराया जाता है, आपने देखा भी होगा, फिर से पर ध्यान कीजिए। किसी भी टाइम t पर इस पे जो चार्ज होगा ये लूप लॉ लगाकर पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करके फॉर्मूला आया जाता है। रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए। जैसी कहानी आरसी सर्किट की है बिल्कुल वैसी कहानी एलआर सर्किट की है। किसकी है? एलआर सर्किट। इसलिए एक बार आरसी सर्किट पढ़ लिया तो एलआर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो आरसी सर्किट की बात करते हैं। अपन ने ऐसे अपन जो घूम के इसको पूरा करा तो ये q और ये -q, ये q और ये -q, तो q बराबर CV1 - e की पावर -t/RC। ध्यान से देखें, q बराबर CV1 - e की पावर -t/RC। C अपना कैपेसिटेंस, V इज द पोटेंशियल और -e अपना जो होता है मैथ्स वाला, -c इज द टाइम जिस टाइम का आपको निकालना है। R और C, R इज द रेजिस्टेंस, C इज द कैपेसिटेंस। ध्यान से देखो t के नीचे में RC लिखा गया है। e के पावर में जो भी चीज होती है वो डायमेंशनलेस होनी चाहिए, यानी कि आरसी की यूनिट वो ही होनी चाहिए जो टाइम की है, यानी कि यूनिट ऑफ आरसी। क्या चीज? यूनिट ऑफ आरसी हुई कितनी? टाइम, और वो से सेकंड। इसलिए इसे नया नाम दिया गया जिसे हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। इसे नाम दिया गया टाउ। क्या नाम दिया गया? टाउ। या आपके ताऊजी वाले ताऊजी नहीं है, ये टाउ है। क्या है? टाउ। तो अपन लिख दिया टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट टाउ। तो इस टाइम नाम दिया गया टाउ। तो 1 - CV1 - e की पावर -t/RC। बहुत बढ़िया। सोच के देखते हैं, t = 0 कर रखो, t = 0 कर रखो। देखो t = 0 कर रखो तो q की वैल्यू क्या आएगी? q की वैल्यू आएगी 0, क्योंकि e की पावर ये रखा आपने कितना? ये आपने रखा, अगर ध्यान देखो t = 0 रखा तो ये हो गया इंफिनिटी, e की पावर 1/इंफिनिटी इज 0, यानी कि q की वैल्यू हो गई 0। नहीं बात हो जाएगी। ध्यान से देखिए फिर से, जैसे आपने इसको t = 0 रखा, जैसे आपने इसको t = 0 रखा, e की पावर t/0, तो जैसे आपने इसको t को 0 रखा तो e की पावर 0, e की पावर 0 इज 1, 1 - 1 0। कितना हो गया? 0। अगर अपन t के लिए इंफिनिटी रख दें तो t के लिए इंफिनिटी रखो तो e की पावर इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी, यानी कि 1/e की पावर इंफिनिटी, यानी कि 1/इंफिनिटी, यानी कि हो गया 0, यानी कि बचा CV। तो q की वैल्यू आई CV, यानी कि q मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो सकता है वो है CV। कितना है? CV। q मैक्स हो सकता है वो CV है। अब अगर हम इसे ग्राफ को प्लॉट करने का प्रयास करें तो ग्राफ एक्सपोनेंशियल टाइप इस प्रकार का ग्राफ आएगा। ध्यान से देखिए, ऐसा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कई बार आ चुका है, फिर से आ सकता है। ग्राफ ऐसा आएगा, सिंपल अपन जो दोनों बात करें, ग्राफ ऐसा आएगा। एक टाइम कांस्टेंट का क्या मतलब है कि अगर मैं t की वैल्यू 1 टाइम कांस्टेंट रख दूं, यानी कि 1/RC रख दूं, फिर हो जाएगा 1 - 1/e, यानी कि e - 1/e, यानी कि 2.7 - 1/2.7, यानी कि 1.7/2.7, लगभग आएगा 0.63। यानी कि एक टाइम कांस्टेंट में क्या हम 63% चार्ज अचीव कर सकते होते हैं, जो फाइनली हमें अचीव करने में शायद अनंत समय लगेगा, उसका 63% क्या सिर्फ हम इतने एक टाइम कांस्टेंट में ही कर लेते हैं। ये आरसी हमें बताता है, टाइम कांस्टेंट हमें अंदाजा लगाता है कि कितनी जल्दी हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा, कितना जल्दी हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा, ये अंदाजा देता है। टाइम कांस्टेंट कम मतलब टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम, यानी जल्दी चार्ज हो रहा है, और टाइम कांस्टेंट ज्यादा मतलब टाइम ज्यादा ले रहा है चार्ज होने में। तो चार्ज का फॉर्मूला आ गया। ऐसे अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि भाई करंट का फॉर्मूला, करंट क्या लिखेंगे? dq/dt। dq/dt लिखेंगे तो क्या आएगा? v/r की पावर -t/RC। उसका ग्राफ अगर बनाए तो देखो करंट t = 0 पर कितना है? मैक्सिमम v/r,
t इक्वल टू 0 पे कैसा है v by r मैक्सिमम। क्या ये घटते 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 अनंत पर 0 हो गया? हाँ, एक टाइम कांस्टेंट में इसकी वैल्यू आएगी 0.37 I नॉट। ग्राफ याद होने चाहिए। मतलब अगर ध्यान से देखो तो t इक्वल टू 0 पे चार्ज होता है 0, जबकि करंट होता है मैक्सिमम। पर ये कहानी उल्टी चलती है, समय के साथ चार्ज बढ़ता है और करंट घटता है। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो ये सर्किट ऐसा हो जाता है। यानी कि अगर मैं t इक्वल टू 0 पर सर्किट की कहानी करूं, t इक्वल टू 0 पर इस कैपेसिटर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल नहीं है, चार्ज करंट बिल्कुल मैक्सिमम है, चार्ज बिल्कुल 0 है। यानी कि क्या मैं इस कैपेसिटर को एक सिंपल वायर की तरह बना सकता हूं और बैटरी को ऐसे बना सकता हूं। यानी कि क्या करंट v by r है और चार्ज 0 है। चार्ज 0 है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। यानी कि कैपेसिटर कोई पोटेंशियल ड्रॉप अपने अक्रॉस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं t इक्वल टू 0 पर इट एक्ट एज अ सिंपल वायर। याद रखने वाली बात है, इट एक्ट एज अ सिंपल वायर। कब? at t equals to 0 पर। at t equals to 0 पर it act as a simple wire। ऐसे t equals to infinity टाइम पे अगर बात करी जाए तो अपना कैपेसिटर करंट को बहने ही नहीं देता, 0 कर देता है। यानी कि क्या वो मैक्सिमम चार्ज ले चुका होता है। यानी कि क्या करंट 0 हो चुका होता है। यानी कि क्या अपन बोल सकते हैं कैपेसिटर एक्ट एज अ ओपन सर्किट। कैपेसिटर एक्ट एज अ ओपन सर्किट। कैसा सर्किट? ओपन सर्किट। कैपेसिटर एक्ट एज अ ओपन सर्किट। t इक्वल्स टू कब? इंफिनिटी पर। t इक्वल्स टू इंफिनिटी। याद क्या है बात कि जब भी ऐसे आरसी सर्किट के सवाल आए तो कैपेसिटर एक्ट एज अ प्लेन वायर और सिंपल वायर at t equals to 0 and at t equals to infinity it acts as a open circuit। it acts as a open circuit। बिल्कुल इसकी उलट कहानी होगी किसमें? इंडक्टर में। याद रखना अभी से। खैर, तो अपने वैसे ये सारे फॉर्मूले कर लिए। कभी कोई आपसे पूछ दे भाई पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की बताइए तो IR हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं। पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर बताइए तो Q/C, तो ये लिख सकते हैं। कोई पूछे क्या एनर्जी है किसी भी टाइम t पर, बहुत सारे सवाल आते हैं। क्या एनर्जी? Q²/2C, Q²/2C। एक बार एग्जामिनेशन में सवाल आया, सुने ओरली कि फाइंड आउट द time when energy in the capacitor is half of the maximum possible। Find out the time when energy in the capacitor is half of the maximum possible। half of the maximum possible का क्या मतलब? What do you mean by half of the maximum? यानी कि इसकी एनर्जी जो मैक्सिमम हो सकती है, यानी कि जब चार्ज CV हो जो मैक्सिमम हो सकती है उसकी आधी कब होगी? अब सोचो एनर्जी मैक्सिमम की आधी कब होगी? जब चार्ज क्या Q/2 होगा कि Q/√2 होगा? Q/√2 होगा। तो क्यों ना इस फॉर्मूले में Q/√2 रख दे और क्या Q की वैल्यू CV रख दे, क्योंकि मैक्सिमम का आधी एनर्जी होनी है तो चार्ज मैक्सिमम का 1/√2 होना चाहिए। तो यहाँ पे रखिए CV/√2, CV कट जाएगा और आप टाइम के लिए सॉल्व कर सकते हो। कोई मुझसे एनर्जी पूछे बता सकता हूँ? हाँ। फंक्शन ऑफ टाइम t। क्या पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर? हाँ। पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर? हाँ। चार्ज ऑफ फंक्शन टाइम t? हाँ। करंट ऑफ फंक्शन टाइम t? हाँ। रेट ऑफ एनर्जी डिलीवर। रेट ऑफ एनर्जी डिलीवर क्या होता है? ध्यान से देखो, dE/dt। क्या होगा? dE/dt। क्योंकि रेट भी पूछ रहे सब बता देंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात सीखिए कि at t equals to 0 कैपेसिटर एक्ट एज अ सिंपल वायर एंड at t equals to infinity it acts as a ओपन सर्किट। ये कहानी बहुत बार आती है, बहुत काम में आनी चाहिए। जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है, जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट। कोई प्रूफ नहीं बता पर याद रखने की बातें क्रैश कोर्स है भाई, है ना? तो अपन ऐसे याद करने वाली चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और हर टाइप का एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं। चलिए मैं इस वाली कहानी पे आपसे अच्छा सा इलस्ट्रेशन लेता हूं। एक ही दूंगा, बहुत सारे नहीं ले सकते। हाई मिलके लेते हैं, देखते हैं क्या। देखो भाई, देख किस तरह के सवाल आते हैं मैं आपसे पूछता हूं। जैसे मान लीजिए पहले मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि भाई मान लीजिए इस तरह का सर्किट है कि भाई जो मैंने पढ़ा सिंपल आपसे और जो कहानी मैंने सुनी थी कि t equals to 0 कैपेसिटर एक्ट एज अ प्लेन वायर, वो कहानी से सवाल बहुत सारे बनते हैं। कैसे वो मैं आपको बताऊं। देखो यहां से मान लो कि ऐसे ये कहानी ये मान लेते हैं R, ये R, ये R, ये R और ये B।
अब कोई आपसे, मैं इसी सवाल से बहुत सारी चीजें सिखा दूंगा आपको, और इसी सवाल से आपसे कोई पूछ ले कि बताइए इस सर्किट में मान लीजिए कि करंट I1 है, ये करंट I2 है, ये करंट I3। कोई आपसे पूछ ले कि बताइए t इक्वल्स टू 0 पर और t इक्वल्स टू इंफिनिटी पर ये I1 I2 I3 की क्या वैल्यू है? करंट का सवाल I1 I2 I3 की क्या वैल्यू है t इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू इंफिनिटी पर। तो आपको जो मैंने सिखाया वो याद रखोगे क्या? t इक्वल्स टू 0 पर कैपेसिटर एक्ट एज अ सिंपल वायर, तो क्यों ना t इक्वल्स टू 0 का सर्किट ऐसे बना दिया जाए, कुपाच सिंपल प्लेन वायर, ये और ये सिंपल सर्किट बन गया। अब तो इसको निकाल लेते हैं, यहाँ से लेके करते हैं, सॉल्व करना चालू कर देते हैं। यहाँ से देखिए ये R और R और ये R, तो R और R 2R और R 2R/3 और ये R और R कितना 2R और R 2R into R/3R, तो आया 2R/3 प्लस R 5R/3। तो करंट कितना बहा? V/5R/3 यानी 3V/5R यानी कि I1 की वैल्यू हो गई 3V/5R। तो सिंपल है सर, आप बिल्कुल सही, एकदम कोई टेंशन नहीं है, बात समझ में आ गई। तो 3V/5R अपना करंट आ गया, ठीक है। अब क्या करें? अब देखो ध्यान से, ये R। अब अपने को ध्यान से देखो, तो अपने को ये निकालना है I1 और निकालना है I2 और I3। आपको पता है I2 और I3 को डिवाइड करना कैसे आता है, अपन ध्यान से देख लेते हैं। I2 और I3 ध्यान से देखो, I2 is to I3 is 1/2R is to 1/R, यानी कि इसको अगर 2R से मल्टीप्लाई कर दें तो 1:2, यानी कि I2 is equals to 1/3 into total I, that is 3V/5R, यानी कि 3 ने 3 को मार दिया, यानी कि V/5R। और I3 की वैल्यू लिखी जाएगी 2/3 into 3V/5R। 3 को मान लिया, मतलब 2V/5R। जल्दी कर लेते हैं एक बार, जहां I2 यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है ज्यादा तो करंट है कम, तो I2 और I3 दोनों आ गए, तो लिख लिया गया V/I2 की वैल्यू V/5R और I3 की वैल्यू 2V/5R। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि t इक्वल्स टू इंफिनिटी पर, इस पर t इक्वल्स टू इंफिनिटी पर क्या होगा, तो क्या इस सर्किट को ओपन बना लिया जाए, मतलब इसको ऐसा कर लिया जाए, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा कर लिया जाए, और फिर ये ऐसे बना लिया जाए, तो R और ये ओपन हो गया। ओपन अगर हो गया तो इस वाले सेक्शन में कोई करंट जाना संभव नहीं है, यानी कि I3 की वैल्यू हो गई 0 और ये R तीनों हो गए सीरीज, यानी कि करंट बहा V/3R, यानी यहाँ पे भी V/3R और यहाँ पर भी V/3R। तो अगर कोई भी सर्किट में t इक्वल्स टू 0 या t इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट पूछा जाए, क्या हम सब लोग बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के। क्लैरिटी होनी चाहिए। चलो ये बात आपको समझ आ गई, पॉज करके देख लो एक बार, रोक लो अच्छे से, ठीक है। अब क्या करें, इसी सवाल में मान लीजिए कि कोई आपसे पूछ ले कि भाई Qmax क्या है, मतलब इस पर मैक्सिमम चार्ज क्या आ सकता है, Qmax बताइए। पहले बताओ कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज होता कब है, t इक्वल्स टू 0 पर कि t इक्वल्स टू इंफिनिटी पर, t इक्वल्स टू 0 पर कि t इक्वल्स टू इंफिनिटी पर, t इक्वल्स टू इंफिनिटी पर, t इक्वल्स टू इंफिनिटी पर, यानी कि हमें Qmax अगर निकालना हो तो सर्किट पे ध्यान देना चाहिए, जो Qmax जब Qmax आता है वो t इक्वल्स टू इंफिनिटी वाला सर्किट वाला इसमें। अब इसमें मैक्सिमम चार्ज क्या होगा सोच के देखो, इसमें मैक्सिमम चार्ज वो होगा जो क्या C इंटू यहाँ का पोटेंशियल होगा। अच्छा यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं यहाँ 0 और यहाँ V डैश, क्या यहाँ V डैश है तो यहाँ भी V डैश है भाई, क्योंकि यहाँ कोई करंट बह नहीं रहा, यानी कि ये 0 तो ये 0 तो ये V डैश,
क्या Qmax इज CV डैश। अब सोच के देखो, जब मैक्सिमम चार्ज करंट जब T को इंफिनिटी की बात हो रही है तो V डैश में इस वाले सेक्शन का कोई रोल नहीं है, पर V डैश निकाला जा सकता है। हाँ। अब सोचो ये R और R, ये R और ये करंट कितना V/3R, तो क्या V डैश की वैल्यू होगी, ध्यान से ये I into 2R यानी कि V/3R into 2R, R ने R को मार दिया यानी कि 2V/3, कितनी 2V/3 यानी कि Qmax की वैल्यू आई 2CV/3। Qmax कैसे निकालते बोलो, समझ में आ गया? T को 0 पे करंट और मतलब T को 0 और T को इंफिनिटी पे करंट कैसे निकालते बोलो, क्लियर है? और T को इंफिनिटी पर Qmax कैसे निकालते हैं वो भी क्लियर है। वो कितना आया 2CV/3, कितना आया 2CV/3। हाँ भाई ये बात तो सर समझ में आ गई, बढ़िया अच्छे से बैटरी से अपने समझ में आ गया। अब चलो एक स्टेज और आगे ले जाता हूँ। मैं तो कहता हूँ एक सेकंड में आप सारी बातें बता सर Qmax को निकाल लिया, Qmax को निकाल के लगा दिया, Qmax निकाला समझ में आ गया क्या सबको? ठीक है। अब मान लो कि कोई आपसे पूछ ले कि भाई Qmax की वैल्यू है 2CV/3। आप समझो, कोई आपसे पूछ ले कि भाई मेरे को तो Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, क्या फंक्शन है यहाँ पर? क्या यहाँ पे और फॉर्मूला देगा Q बराबर CV/(T)/(T)/(C)/RC? नहीं, वो तो सिंपल उस सर्किट के लिए था जिसमें एक R था और एक C था। ये थोड़ी अच्छी फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, तो जब अच्छी फॉर्मेट में आ जाए तो भैया अच्छा ये R अब क्या करें सर? जैसे Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम T कैसे निकालें? हमें फिर से पूरी वैसा ही प्रूव करना पड़ता है, ये है वो है। नॉर्मल बैच होता है तो पूरा एक सवाल वो करके भी बताते हैं। अभी शॉर्ट ट्रिक याद रखें, क्या याद रखें? शॉर्ट ट्रिक। अगर नहीं सुनी तो सुन लो, काम की बात है। शॉर्ट ट्रिक कैसे लिखते हैं ध्यान सुनो। Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम T लिखा जाता है Qmax into 1 minus e to power minus t by R equivalent into C. Qmax 1 minus e to power minus t by R equivalent into C। अच्छा, यानी कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। अब इसमें हमने Qmax क्या है वो रहा, कि Qmax हम निकालना जान चुके हैं। Qmax जो मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज है, यानी कि ये इस वाले केस में वैल्यू 2CV/3 हो गई। हाँ, और R इक्वलेंट Qmax का मतलब तो क्या हो गया, चार्ज एट इंफिनिटी, चार्ज एट T equal to infinity, जो निकालना सीख चुके हैं। What is R equivalent? R equivalent is the equivalent about capacitor when we replace battery by a plain wire। ठीक है, तो बैटरी को किससे रिप्लेस कर देंगे, प्लेन वायर से, और इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालेंगे इस कैपेसिटर के अक्रॉस, मतलब ऐसे देगा। इसके अक्रॉस तो निकालना है इक्विवेलेंट, और ये अपनी बैटरी ऐसे हो गई प्लेन। तो सोचो R और ये R और R और R 2R, 2R और R, 2R और R, 2R/3 पैरेलल हो गए। R और R 2R, 2R और R 2R/3 और 2R/3 प्लस R 5R/3, यानी कि R इक्वल क्या हो गया इस सवाल के लिए? ये सवाल के लिए टेक्निक तो सब जगह लगी है, इस सवाल को बता दो। R इक्वल हो गया 5R/3। तो इस सवाल का डायरेक्ट जो Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम T आया वो लिखा गया 2CV/3 1 माइनस e की पावर माइनस t/R इक्वलेंट, यानी कि 3t/5RC। 3t/5RC। ये ट्रिक अपने को याद होनी चाहिए। इसके प्रूफ के लिए जरूरत नहीं है, समझ लो बस। क्या क्या सीखा मैं? जनरल सर्किट में करंट सब जगह निकाल सकता हूं, t/0 हाँ। क्या मैं ऐसे चार्ज निकाल सकता हूं? हाँ। क्या मैं चार्ज का फंक्शन टाइम पूछे जाए? हाँ। अब सोचो, क्या मेरे पास सिंपल एक R और C हो, क्या मैं सारी चीजें बता सकता हूं? हाँ। क्या अगर मेरे पास मल्टीपल रेजिस्टर और कैपेसिटर हो तब भी मैं सवाल कर सकता हूं? हाँ। ये रहा, लो टफ भी हो गए, बचा क्या? वो सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, उसके लिए आपको जाहिर सी बात है प्रैक्टिस होनी चाहिए। बट अगर दोनों फॉर्मेट की बात करें कि हमें बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अगर सिंपल काम से तो भी मैं सवाल कर सकता हूं, अगर मेरे पास मल्टीपल रेजिस्टर और कैपेसिटर हो तब भी मैं सवाल कर सकता हूं। बहुत बढ़िया, ये बात अपने को समझ आ गई। और आगे चलते और किस प्रकार के अच्छे सवाल इसमें आ सकते हैं, देखिए। अगर अपन डायरेक्टली अपन अगर
इस पे बात करें, देखो ध्यान से कैसे सुने। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। देखो, जैसे इसमें एक अच्छा सवाल ऐसा आता है कि मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आपके पास ऐसे रजिस्टर और एक कैपेसिटर और एक ऐसे बैटरी है। एक अच्छा सवाल है, नहीं सुना तो सुने। R1 C1 AB, एक R2 C2 और ये भी, ठीक। ऐसे अपने पास दो सर्किट है और बोला कि इन दोनों के लिए जो हमारा एक चार्ज और टाइम का ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का है। उन्होंने बोला कि एक ग्राफ ऐसा है और दूसरा ग्राफ ऐसा है, ठीक है। इसे वन ग्राफ मान लेते हैं, इसे टू ग्राफ मान लेते हैं, इसे वन मान लेते हैं, इसे टू। अब उन्होंने बोला कि कमेंट ऑन R1 एंड R2, दो ऐसे समझो पैराग्राफ का एक सवाल पूछ रहा हूं, नहीं करा हुआ तो अच्छा सवाल ध्यान देखिए। कमेंट ऑन R1 एंड R2, ए ऑप्शन, R1 ग्रेटर देन R2, बी ऑप्शन, R2 ग्रेटर देन R1, सी ऑप्शन, R1 इक्वल टू R2, डी ऑप्शन, नथिंग कैन बी सेड। एनसीएस का मतलब नथिंग कैन बी सेड, कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरा सवाल है इसका, कमेंट ऑन C1 एंड C2, तो फिर से ऑप्शन इसी प्रकार है, C1 ग्रेटर देन C2, C2 ग्रेटर देन C1, C1 इक्वल टू C2 एंड D, नथिंग कैन बी सेड। ठीक, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए, मैं सॉल्यूशन बताता हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने पॉज करके अच्छे से सॉल्व ट्राई करा होगा। देखो आंसर निकाले होंगे अपने आप में, देखना कितना सही है। पहली बात, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इन दोनों ग्राफ्स का क्यूमैक्स सेम है। क्यूमैक्स अगर सेम है यानी कि क्यूमैक्स 1 इक्वल टू क्यूमैक्स 2, सिंपल। यानी कि C1V इक्वल टू C2V, क्यूमैक्स क्या होता है? CVCV, तो C1V इक्वल टू C2V, V ने V को मार दिया, यानी कि C1 बराबर C2, यानी कि कमेंट ऑन C1 C2 पर आपका आंसर आ गया C1 बराबर C2। क्या आ गया? C1 बराबर C2। बहुत बढ़िया। अब देखो R1 ग्रेटर R2 भी, R2 ग्रेटर R1 हो गया, ये हो गया। देखो ध्यान से R पे देखते हैं, अगर दोनों का क्यूमैक्स सेम है तो क्या दोनों का 63% भी सेम है? यानी कि 63% एक टाइम कांस्टेंट पे आता है। अगर ऐसे देखा जाए तो τ1 बड़ा है कि τ2 बड़ा है? ध्यान से देखो, कौन बड़ा है? τ2, यानी कि τ2 ग्रेटर देन τ1, यानी कि R2 C2 ग्रेटर देन R1 C1। अरे पर C1 C2 तो बराबर है, मतलब R2 किससे बड़ा है? R1 से। किससे बड़ा है? R1 से। देखो ध्यान से, समझ आएगा अच्छे से। देखो, यानी कि इस तरह के ग्राफ वाले सवाल भी आएंगे तो भी हम कर सकते हैं। इसमें मैं सवाल करंट और उसका टाइम के बराबर आगे भी पूछ सकता हूं। करने के तरीके इसी प्रकार से होते हैं, कोई ऐसी खास बात नहीं, पर अच्छा सवाल। चलिए और आगे बातचीत करते हैं और शुरुआत करते हैं और कैसे कर सकते हैं देखते हैं, ध्यान से, मजा आएगा। आइए देखो भाई क्या कर सकते हैं। मैं आपको और कुछ बातें बताता हूँ। याद करो, मैंने आपको कहानी सुनाई कि एक कैपेसिटर एक बैटरी है, कैपेसिटर पहले से चार्ज है, दूसरी बैटरी लगा दी तो उसमें क्या चार्ज होगा। देखो मान लीजिए कभी ऐसा सवाल आ जाए कि हमने कैपेसिटर है जो पहले से चार्ज है, तो पहले से चार्ज है CV माइनस CV t इक्वल टू 0 पर हमने एक बैटरी लगा दी, कैसी? 2V वोल्ट की। अब आपसे पूछे चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, क्या पूछ सकता है? याद करो, क्या इसमें अपन ने बात करी थी कि बेसिकली इसमें रजिस्टर, अब इस तरह के सवाल अपन ने करे थे, यहाँ पे रजिस्टर तो आएगा ही। हमने इसकी फाइनल सीरीज की बात करी थी, इसमें फाइनल चार्ज आ जाएगा 2CV। पर मैं आपसे पूछूं कि याद तक उसमें हीट भी निकाली थी, वो हीट किसमें आई थी? रजिस्टर में, जो दिखाई नहीं थी। अब सोचो क्यों नहीं दिखाई थी? क्योंकि उस समय हम t को इन्फिनिटी की बात कर रहे थे
और t इक्वल टू इंफिनिटी पर जब हम चले जाते हैं तो करंट जीरो हो जाता है, तो रेजिस्टर नीली बनाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्या वो अपना प्रभाव छोड़ता है? हाँ, हीट के माध्यम से। अब मैं इसे पूछ दो ऐसा चार्ज है फंक्शन ऑफ टाइम t बता, तो कोई बात। अब क्या पहले से कैपेसिटर चार्ज है? हाँ, तो कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से। t इक्वल टू 0 पर ये सिचुएशन है, तो अपन क्या करें, अपन t इक्वल टू t पर क्यों ना हम ऐसे कैपेसिटर लिया हमने, वही कैपेसिटर लिया हमने, ऐसा अपना 2v बनाया। हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ से चार्ज, मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज आ गया q और यहाँ पे कितना आ गया -q, और ये कितना c, तो अपना 2v अपना c। अगर अपन किसी भी पॉइंट ऑफ स्टेज पर देखें तो हमें ये बात, और ये रजिस्टर अपना रजिस्टर, अगर किसी भी पॉइंट ऑफ स्टेज पे हम देखें तो मान लीजिए कि करंट था I, कितना था I, मैंने चार्ज q मान लिया किसी भी टाइम पे, तो अगर वो लोग ध्यान से देखें तो इसके अक्रॉस होगा प्लस माइनस q बाई c, इसके अक्रॉस होगा प्लस माइनस IR, और ये अपना 2v। तो अपन जो इक्वेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इधर माइनस चालू है तो लिखेंगे माइनस प्लस 2v माइनस q बाई c माइनस IR इक्वल टू 0। I की वैल्यू लिखी गई, I की वैल्यू लिखी गई, ध्यान से देखिए 2CV माइनस q बाई c RC, इधर I को dq बाई dt लिखा गया, इस वाली टर्म को नीचे लाया गया, तो dq बाई 2CV माइनस q इक्वल टू dt बाई RC, लिमिट लगा गई 0 टू t, चार्ज लिमिट लगाई गई CV से q, यहाँ पे इसकी वो I माइनस ln ऑफ 2CV माइनस q, लिमिट CV से q इक्वल टू t बाई RC, बिल्कुल सही। तो जब यहाँ पे q रख दोगे तो ये बन जाएगा ln 2CV माइनस q, 0 रखोगे तो बनेगा, सॉरी CV रखोगे तो बनेगा CV, कितना बनेगा CV, तो एक बार q रखो फिर एक बार CV में रखो तो ये बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है, इक्वल टू माइनस t बाई RC, तो 2CV माइनस q इक्वल टू e की पावर माइनस t बाई RC, यानी कि q की वैल्यू CV की पावर माइनस t बाई RC, यानी कि q की वैल्यू 2CV माइनस, यानी कि CV कॉमन आ गया, यानी कि 2 माइनस e की पावर माइनस t बाई RC। चेक करते हैं t इक्वल्स टू 0 पर ये वैल्यू 1 यानी कि 4 CV होना चाहिए, यानी कि सही है, यानी कि इस तरीके का फॉर्मूला आ गया। क्या पुराने ही प्रोसीजर्स हैं, पर क्या मैं से चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम पे पूछ ले, क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, बिल्कुल, क्या दिक्कत है लोगों को। कोई अगर आप जैसे ग्राफ बनाना, ग्राफ भी बना सकते हैं, ऐसी कौन सी खास बात है लोग भाई, थोड़ा सा एडवांस की तरफ भी जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो चार्ज है, देखो CV से चार्ज चालू हुआ और कहां तक गया 2CV तक, तो इसका ग्राफ ऐसे एक्सपोनेंशियली ज्ञान अंतर देखो CV से चालू इस तरीके का ग्राफ। तो अगर कभी आपसे रिलेशन कैपेसिटर पहले से चार्ज और बैटरी के बारे में पूछ ले तो भी क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, हमें बात समझ में आनी चाहिए। चलो और अलग टाइप की वैरायटी की बात बताता हूं, देखो ध्यान से, कैसे सुनो। देखो भाई क्या करें, मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि एक सवाल लेते हैं, चलो मान लो कि एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरड और ये मान लेते हैं 3 माइक्रोफैरड और इसको चार्ज कर लेते हैं 10 वोल्ट से, इसको चार्ज कर लेते हैं 5 वोल्ट से, और फिर टी को, और यहाँ पे रजिस्टर है, रजिस्टर हमेशा होता है, मैंने पहले ही बोला था। अब कोई आपसे बोले कि t को 0 पे आपने जो क्लोज कर दिया, अब याद कर मैंने सवाल में बोला था भाई फाइनल चार्जेस क्या होंगे, तो आपने क्या करा था, आपने बेसिकली करा था, याद करो 30 3 10 या 30 और 2 5 या 10, 40 चार्ज इक्वल टू 5 यानी कि v के लिए 8 वोल्ट फाइनल चार्ज ये आना चाहिए, यानी कि अगर ध्यान से देखें तो 8 3 या 24 और यहाँ पे 2 8 या 16 है ना, इतना इस पे 8 वोल्ट आ जाना चाहिए और यहाँ पे बेसिकली 24 चार्ज आ जाना चाहिए, पर वैसे पूछा ही नहीं है, वैसे पूछा इसके पे चार्ज फंक्शन टाइम भी बता r के टर्म्स में, r को कुछ भी ले लेते हैं मान लीजिए,
जो थोड़ा आसान करने के लिए माइक्रो फैराड की जगह 2 फैराड और 3 फैराड ले लेते हैं, ठीक है, और उसको 2 ले लेते, समझने के लिए बस ऐसे ही। अब देखो, अब क्या करें, अब मान लो कि किसी भी टाइम t पर मान लेते हैं कि यहां से चार्ज क्यू निकल गया, तो यहां कितना बचा, यहां पे लिखा 30, तो यहां कितना बचा 30 माइनस क्यू, और करंट बचा है I, और यहां कितना पहुंचा, यहां हो गया, यहां पहले से कितना था 5 हो गया 10, ये 10, तो यहां कितना हो गया 10 प्लस क्यू, तो यहां हो गया 10 माइनस क्यू, यहां पे सॉरी माइनस 10 माइनस क्यू, और यहां पे हो गया माइनस 30 प्लस, ये फाइनल सिचुएशन आ गई किसी भी टाइम t पर। अब कैसे लिखा जाए, देखो इक्वेशन लिखी है, बहुत ध्यान से लिखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आप समझ में आएगा, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे v1 v2 v3, अगर अपन ऐसे घूमेंगे तो माइनस से प्लस बढ़े, फिर v2 में घटे, फिर v3 में भी घटे, इक्वल टू 0, ठीक है। v1 को लिखा जाएगा 30 माइनस क्यू बाई 3, माइनस v2 को लिखा जाएगा I इंटू 2, और v3 को लिखा जाएगा 10 प्लस क्यू बाई 2, क्यू बराबर सी, 3 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सॉरी v लिख रहे हैं ना अपन, तो v इक्वल टू क्या होता है q बाई सी, तो 3 नीचे, यहाँ पे 2 ऊपर, इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0, 30 माइनस क्यू बाई 3 माइनस 2 1 माइनस 10 प्लस क्यू बाई 2, ये लोग क्लियर है सबको, एकदम अच्छे समझ में आया। अब सॉल्व कर लो, ध्यान से करो, आई की वैल्यू क्या है, करंट है सीधी dq बाई dt, देखते हैं अगर कैलकुलेशन करेंगे सबको सही मिलेगा, देखते हैं। मैं इनको रट के यहाँ तुम्हारे सामने सवाल कर रहा हूँ, 6 एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे जाएगा 60 माइनस 2q माइनस 12i माइनस 30 माइनस 3q इक्वल टू 0, सही लग रहा है। अब अपन लिखना चालू कर लेते हैं, देखो अपन लिखा 60 माइनस 30 माइनस 2q माइनस 3q माइनस 5q बाई 12 इक्वल टू I is dq by dt, so dq by 30 minus 5q equal to 12 by dt, sorry dq by 30 minus is dt by 12, लिमिट समय 0 से t, समय 0 से q, समय 0 पर चार्ज कितना, ये q मैंने चार्ज फ्लोन लिया, इसलिए मैंने लिमिट में चार्ज 0 पे चार्ज फ्लोन कितना है 0, और समय t पे कितना है चार्ज q। अगर मैं अपन ने सबको सही करा होगा तो t को 0 पे q की वैल्यू 6 आनी चाहिए, क्योंकि अपना फाइनली आंसर 24 आना था इस पे, ठीक है। लिमिट लगा लेते हैं, -1/5 ln of 30 minus 5q upon 5 upon 30, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आएगी, डायरेक्ट लिख दिया है, इक्वल टू -1/5 को उधर लेकर तो -5/12, ठीक है। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। तो Q की वैल्यू लिखी गई यहां से, देखो Q की वैल्यू लिखी गई 30/5 1 माइनस e की पावर -5t/12, देखो 30/5 कितना
5 6 30, तो q की वैल्यू आई 6, 1 माइनस e की पावर माइनस 5t/12, यानी कि t को यूनिटी पे क्या चार्ज 6 है। बिल्कुल जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। देखो ध्यान से लो, आप ये सब का सवाल बता रहा हूं मैं, आसान नहीं है ये सब। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 30 आखिरी में कितना बचेगा, 8 3 24 आ गया, क्योंकि q कितना फ्लो कर गया 6। तो किसी भी टाइम t पे अगर आपसे पूछा जाए इस पे कितना चार्ज है, तो आप आंसर दोगे 30 माइनस q और q के लिए रख दोगे। फिर आपसे पूछे किसी टाइम पे इस पे कितना चार्ज है, तो आप लिखोगे 10 प्लस q और ये वैल्यू रख दोगे। क्या मतलब है, सवाल का भी आंसर आ गया। तो आपसे dt पूछ ले, i स्क्वायर r dt, i स्क्वायर r dt। किसी टाइम t पे कुछ भी पूछे क्या हम बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लो आगे बढ़िया, शानदार एकदम। क्लियर है क्या? अभी तक हम पढ़ चुके हैं आरसी सर्किट की चार्जिंग। अब बात करते हैं डिस्चार्जिंग की। किसकी करते हैं? डिस्चार्जिंग। चलो डिस्चार्ज में कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जो पहले से चार्ज है, जिसमें चार्ज है Q0, यहाँ चार्ज है माइनस Q0, और मान लीजिए कि हम इस बैटरी की बजाय इसे एक रजिस्टर से जोड़ दें। किससे जोड़ दें? रजिस्टर से। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? Q0/C। कितना है? Q0/C। तो Q0/C अगर इसमें पोटेंशियल है तो इसमें प्लस करने से अगर चार्ज होगा तो आपको नहीं लगता कि इसके पोटेंशियल की वजह से इस रजिस्टर में करंट बहेगा। और अगर करंट बहेगा तो करंट ऐसे बहेगा और ये चार्ज यहाँ पे कम होगा और इस कैपेसिटर की एनर्जी इसमें जाएगी। चार्ज घटेगा, पोटेंशियल घटेगा, एनर्जी घटेगी। एनर्जी कहाँ जाएगी? इस रजिस्टर में, यानी कि इसे कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जब हम पूरे कोर्स की बात करते हैं तो मैं इसका पूरा प्रूफ बताता हूं। बहुत सिंपल से इसको प्रूफ को करा जा सकता है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात। अगर आप किसी भी टाइम t पे इसमें चार्ज q और माइनस q मान लो तो आपको दिखाई देगा कि q/c इक्वल्स टू इसके अक्रॉस ir। i को लिखेंगे माइनस dq/dt, इधर नीचे ले जाएंगे और जब सॉल्व करेंगे तो q की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकल के आएगी Q0 e की पावर माइनस t/rc। Q0 इज द मैक्सिमम चार्ज, तो उसे लिख सकते हैं Qmax e की पावर माइनस t/rc। rc को मैं पहले बता चुका हूँ, ये कहलाता है टाउ। टाउ का मतलब टाइम कांस्टेंट, क्योंकि t और इसकी यूनिट e के ऊपर जो भी चीज है डायमेंशनलेस होनी चाहिए। rc कहलाएगा टाइम कांस्टेंट, जिसकी यूनिट कितनी है? सेकंड। अगर ध्यान से देखो तो समय के साथ चार्ज घट रहा है, समय के साथ चार्ज घट रहा है। अगर चार्ज घट रहा है और आपको q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t और t का ग्राफ अगर बनाना हो तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है और ये वैल्यू Q0 से घटकर ऐसे एक्सपोनेंशियली घटती है। और अगर हम बात करें कि एक टाइम कांस्टेंट में इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, तो एक टाइम कांस्टेंट में इसकी वैल्यू 0.37%, यानी कि 37% ऑफ Q0 रह जाती है। इस तरीके की बात हम पहले ही कर चुके हैं। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताइए इस कैपेसिटर पर क्या चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t होगा, क्या आप बता सकते हो? कोई आपसे पूछ ले क्या करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t होगा, क्या करंट कहलाएगा माइनस dq/dt? सर माइनस क्यों? क्योंकि चार्ज घट रहा है तो dq नेगेटिव क्वांटिटी हुई तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए करंट को लिखा गया माइनस dq/dt। क्या लिखा गया? माइनस dq/dt। बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखो भाई अच्छी बात, तो जब आप माइनस dq/dt करोगे तो नीचे आएगा rc, तो ये Q0 है तो rc नीचे आएगा, माइनस माइनस कट गया तो Q0/rc e की पावर माइनस t/rc। ये कहलाएगा Imax। क्या कहलाएगा? Imax। और इसकी वैल्यू बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही आएगी। बहुत बढ़िया। तो जो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t और अगर t का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो वो आएगा ऐसा, बिल्कुल चार्ज जैसा। एक टाइम कांस्टेंट में अगर ये I0 है तो फिर से वैल्यू आई 0.37 ऑफ I0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सोचो चार्ज टाइम t पूछ ले, क्या मैं बता सकता हूँ? करंट एज अ टाइम t पूछ ले, क्या मैं बता सकता हूँ? क्या पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस पूछ ले, क्या मैं बता सकता हूँ? क्या मैं कैपेसिटर अक्रॉस पोटेंशियल पूछ लूं, क्या मैं बता सकता हूँ? पोटेंशियल को क्या लिखेंगे? Q/C। और पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर क्या लिखेंगे? IR। क्या लिखेंगे? IR। कुछ भी पूछ ले बता सकते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि बताइए कितने टाइम बाद इस कैपेसिटर की एनर्जी आधी हो जाएगी। कैपेसिटर की एनर्जी आधी होने का मतलब चार्ज
क्या 1/√2 हो जाए, यानी कि Q की जगह रख लो Q0/√2 आ जाएगा, Q0/√2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेसिकली अगर हम आरसी सर्किट की बात करें तो उसमें दो हिस्से हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आपको बहुत सारी कहानी बता चुका हूं। डिस्चार्जिंग ऑफ सर्किट बहुत ज्यादा नहीं आता है, तो अपने क्लैरिटी से समझ आना चाहिए। चलिए भाई, अगर हम और कहानी को आगे बढ़ाएं तो पूरी कहानी थी किस चीज की, ये पूरी कहानी थी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अब हम बात करते हैं किसकी, आइए अब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक की। लिखिए, हेडिंग डालिए, डाइलेक्ट्रिक। क्या चीज? डाइलेक्ट्रिक। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, डाइलेक्ट्रिक। अब क्या करें, डाइलेक्ट्रिक कैसे पढ़ते हैं, ध्यान से देखो। डाइलेक्ट्रिक अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम बहुत ध्यान दें, मैं आपको समस्या बताता हूं, बहुत सिंपल सी समस्या। अभी आपने बर्नल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा, सोचो यहाँ पे कैसे चार्ज होता है, प्लस 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 प्लस, यहाँ कैसा होता है माइनस 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 माइनस। बहुत बढ़िया, तो यहाँ प्लस 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 और यहाँ माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे प्लस सिग्मा और यहाँ पे माइनस सिग्मा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग बोल सकते हैं, जो भी तीनों मेरे सामने बैठे हैं, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोलूं हाँ तो आपको बोलना है हाँ, जैसे मैं बोलूं ना वैसे बोलना है आपको ना। पहले बच्चे बताऊंगा मैं आपको आज के लेक्चर के आखिरी में मेरे सामने कौन तीन लोग बैठे हुए हैं। चलिए आइए, तो प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, ठीक भाई, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये माइनस सिग्मा वाला इस प्लस वाले को क्या अट्रैक्ट करेगा? हाँ, क्या ये वाला माइनस इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा? फोर्स, ये कहलाता है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। ये भी फोर्स लगेगा, बिल्कुल सही बात। क्या हमें लगे हाथ फोर्स बिटवीन द प्लेट्स पढ़ लेना चाहिए? बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए। तो मैं अगर फोर्स बिटवीन द प्लेट्स की बात करूं तो आपको ध्यान से समझ में आएगा। ये बात यहीं पे अपन समझ सकते हैं, हालांकि आगे भी पढ़ सकते हैं, पर क्योंकि अपन क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं तो यहीं पे समझ लेते हैं। ध्यान से देखिए कि फोर्स बिटवीन द प्लेट्स कितना होता है। देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, ये प्लस 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 प्लस, ये माइनस 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 माइनस, ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा। बहुत बढ़िया। क्या ये माइनस प्लेट की वजह से प्लस वाली प्लेट पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है? अगर मैं बात करूं इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो क्या फोर्स लिखा जाएगा इस प्लेट पर लगने वाला चार्ज, यानी कि सिग्मा इंटू ए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय माइनस सिग्मा, प्रोड्यूस्ड बाय माइनस सिग्मा। यानी कि अगर ये माइनस सिग्मा की बात हो रही, इसमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ध्यान दें। कैपेसिटर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बीच में? कितनी होती है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। पर एक प्लेट की वजह से कितनी होती है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सोचो यहां पर क्या आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट की सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट? यहां पर आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि फोर्स बराबर QE में E is the electric field due to all the other charges except Q। मतलब ये E लिखा जाएगा माइनस सिग्मा की वजह से, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखी जाएगी। मतलब सिग्मा इंटू ए बाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा स्क्वायर बाई 2, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 epsilon naught into A is the formula for force between the two plates, between the two plates। जितना फोर्स ये प्लेट इस पर लगाएगी, क्या उतना ही फोर्स ये प्लेट भी इस पे लगाएगी? बिल्कुल। अगर ये फोर्स की अपन ने बात कर ली, ये अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब इस फोर्स में बहुत सारी बातें आ सकती है। आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि ऐसे आपने स्प्रिंग लगा ली, बताइए कितना फोर्स हो, कितना इनोवेशन स्प्रिंग के अंदर हो, तो दिस फोर्स बराबर kx। देयर आर सो मेनी मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स जो इसके साथ अटैच करी जा सकती है। तो क्रैश कोर्स से बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, पर ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो एक बार वीडियो को स्टॉप करके इसको देख लो, ठीक है? कहानी को आप सोचो कि अगर दो कैपेसिटर प्लेट्स है जिसके अंदर हम एनर्जी स्टोर करते हैं, जिसके अंदर हम एनर्जी स्टोर करते हैं, क्या उनके बीच में फोर्स होता है? हाँ। अब सोचो कि अगर मैं ऐसे दो प्लेट हैं, उनको छोड़ दूं ऐसे तो चिपक जाएंगे। तो ऐसे थोड़ी कि हमने मच्छर मक्खी अंदर बैठा रखा है, एक चीटा अंदर बैठा रखा है कि भाई तू इधर ऐसे दोनों प्लेट पे ऐसे हाथ रख के बैठा होगा कि भैया ये जो है जुड़े नहीं, और चीटा मर गया कैपेसिटर खराब। ऐसे तो होता नहीं। यानी कि हमारे पास कोई साधन होना
चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास बढ़िया सॉलिड कैपेसिटर हो जिनमें कोई चिंता वाली बात ना हो तो बढ़िया। आपने देखा हो तो आपने कभी मदरबोर्ड देखा हो या कभी आपने कोई सर्किट खोला हो तो उसमें ग्रीन से छोटे से होते हैं, देखें क्या? यस सर देखें क्या? हाँ, वो जो ग्रीन से होते हैं वो कैपेसिटर होते हैं। जो छोटे सर, हाँ तो छोटे से बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं, बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। तो बढ़िया सॉलिड होते हैं, बहुत सारे लोग खराब भी नहीं होते, मतलब बढ़िया रॉक सॉलिड होने चाहिए। Here comes the use of what? डाइलेक्ट्रिक। तो पहली बात हमें डाइलेक्ट्रिक का को समझना पड़ेगा कि डाइलेक्ट्रिक है क्या चीज। तो अभी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का यूज करने से पहले हमें समझना होगा कि डाइलेक्ट्रिक काम क्या करता है। डाइलेक्ट्रिक एक मटेरियल है जिसके बारे में अगर हम बात करें, ये उस टाइप का मटेरियल जैसे कंडक्टर, नॉन इंसुलेटर आपने पढ़े थे। आप सब लोग जानते हैं कि अगर एक कोई भी मटेरियल लिया जाए या कंडक्टिंग मटेरियल लिया जाए, उस पर अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाए तो हम जानते हैं कि यहाँ पर माइनस इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर प्लस इकट्ठा हो जाएगा। क्या हम सब लोग ये जानते हैं? अगर ये कंडक्टर हुआ तो प्लस और माइनस की वजह से इतनी ताकत और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 हो जाएगी। पर अगर ये मटेरियल कोई दूसरा है तो क्या ये इंड्यूस होंगे? हाँ होंगे, पर उतनी ताकत से हो कि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर दे, ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अब हम क्या करें? तो बेसिकली जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो यहाँ पे एक्सटर्नल इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती है अंदर, और यहाँ पे E नॉट E एक्सटर्नल होता है। इन दोनों की वजह से E नेट बचता है। तो E नेट जो होता है क्या वो E एक्सटर्नल माइनस E इंड्यूस, सॉरी E नॉट यानी E एक्सटर्नल, बिल्कुल सही, E एक्सटर्नल माइनस E इंड्यूस होता है। बिल्कुल सही बात है। अब सोचो, ज्यादा कैसे डिटेल में नहीं जाते हैं, हर बैटरी की ताकत अलग अलग है। अगर आपने 10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो हो सकता है कि कोई मटेरियल ऐसा हो जो अपोजिशन में 5 लगा दे। कितनी लगा दे? 5। तो 10 में से 5 कितनी बची? 5। कितनी बची? 5। ओ यानी कि अगर ये 5 बची यानी कि इसकी ताकत इसने आधी कर दी। तो आप ऐसा समझो कि इसका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस मटेरियल का, ठीक, मैं तो मटेरियल आपको समझाता हूं, समझो। हमने इलेक्ट्रिक लगाई 10, कितनी लगाई? 10। पीछे कितनी है? 5। बची कितनी? 5। बिल्कुल 5 बची। मान लीजिए मैंने लगाई 10, पर कोई दूसरा मटेरियल है, कितना है? दूसरा मटेरियल है कोई, जिसकी वजह से यहां पर मात्र 2 आई। कितनी आई? 2। तो यहां कितनी बची? 8। कितनी बची? 8। अब यानी कि दोनों मटेरियल की ताकत अलग है। क्या है? दोनों मटेरियल की ताकत अलग है। अब आप समझो कि अगर हम इनके एक चीज डिफाइन करना चाहते हैं जिसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो क्या करता है समझो, उसे हम डिफाइन करते हैं K से। किसे डिफाइन करते हैं? K से। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि E नेट जो आता है अंदर वो E एक्सटर्नल बाय K हो जाता है। मतलब ये क्या बात है? मतलब सोचो कि अगर हमने लगाई थी 10, कितनी लगाई थी? 10। तो K की वैल्यू क्या हुई? E एक्सटर्नल बाय E नेट जो अंदर बची, यानी कि अंदर लगाई 10, सॉरी बाहर लगाई 10, अंदर बची 5। तो 10/5 2। तो K की वैल्यू कितनी हो गई? 2। कितनी हो गई? 2। बहुत बढ़िया। अच्छा मैंने लगाई 10, अंदर बची 8, मतलब इंड्यूस कितनी थी? 2। तो लिखी 10/8, 10/8 यानी कि 5/4, 5/4 ऐसे लिखा जाता है K को। तो सोच के देखो K जितना बड़ा होगा क्या E नेट उतना कम होगा, यानी कि जिसकी K की वैल्यू ज्यादा वो उतना ताकतवर कि वो उसको इंड्यूस करके इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा दे। K जितना बड़ा होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में E नेट उतना कम आएगा। जितना कम आएगा मतलब मटेरियल उतना ताकतवर है कि उसको घटा सकता है। बिल्कुल। तो K को समझा करो। मान लीजिए किसी ने बोला K 5 है, तो मैं क्या समझा इस 5 से कि अगर मैं इसमें 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा, कितनी लगाऊंगा? 10, तो उसमें बचेगी 2। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर करें। उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है
कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो ये चीज़ें नहीं अभी अडॉप्ट कर पा रहे हैं इजीली, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं। इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर करें। कितनी बचेगी? 2। तो के जितना बड़ा उतना ज्यादा इंड्यूस करने की ताकत बढ़ जाएगी। ये के का मतलब है, फील करो इस बात, है कि नहीं? तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, फिर आगे बढ़ते हैं। अब सोचो, अच्छा ये के की बात हो गई, ठीक भाई। अब अगर अपन बहुत ध्यान से तो ये के किसकी प्रॉपर्टी है? इट्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अभी कैपेसिटर की कई बात हो रही है, कैपेसिटर कहीं है ही नहीं पिक्चर में, है हम तो बैटरी की बात करें। तो किसी भी मटेरियल का डायरेक्टिव कांस्टेंट की बात करी जाए तो डायरेक्टिव कांस्टेंट का मतलब कितना ताकतवर है। अब सोच के देखो, यानी कि एयर या वैक्यूम, एयर और वैक्यूम जहां पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ई नेट में कोई चेंज नहीं आता, तो उसका के माना जाता है 1। क्या माना जाता है? 1। क्या माना जाता है? 1। और अगर हम कंडक्टर की बात करें, किसकी? कंडक्टर की। कंडक्टर में क्या ये 0 हो जाता है ई नेट? सोचो अगर इसे होना है 0 और ये फाइनाइट वैल्यू है तो के को होना पड़ेगा इनफाइनाइट। कितना होना पड़ेगा? इनफाइनाइट। मतलब कंडक्टर का के इनफाइनाइट और ये 1, बाकी सारे मटेरियल इसके बीच में, 1 से लेकर इन्फिनिटी में। ये जो बीच वाले मटेरियल होते हैं इन्हीं को हम डाइलेक्ट्रिक के रूप में यूज में लेते हैं। अब हमें फायदा कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से। अब देखो बेटे की बेसिक बात समझ आ गई डायलेक्ट्रिक की। अब देखो ध्यान से, अब क्या करें? अब देखो भाई, और देखो भाई, अब अगर तुम बहुत अच्छे समझे तो हमें बात समझ में आती है कि भाई अगर हमें कैपेसिटर बनाना है, क्या बनाना है हमें? कैपेसिटर। अगर हमें कैपेसिटर बनाना है तो हम कैसे बनाएं? सोचिए, देखो मैं आपको बताता हूं। क्या करो आप कि आप ना मान लो कि आप ऐसे एक कोई भी ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लो ऐसे, ठीक? कोई भी ये मान लो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक? इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इधर से इस पे कंडक्टिंग कोटिंग कर दो और इधर से भी इस पे कंडक्टिंग कोटिंग कर दो। अब सोचिए कंडक्टिंग कोटिंग कैसे बिहेव करेगी? प्लेट की तरह। ये भी बिहेव करेगी प्लेट की तरह और बीच में बन जाएगा क्या? मटेरियल। आपको लगता है बढ़िया सॉलिड टुकड़ा बन गया एकदम शानदार, अब जो तोड़ने वाला कोई भी नहीं है, थोड़ी प्लेटें चिपक जाएगी। तो पहली बात ऐसे कैपेसिटर बनाया जाता है कि इलेक्ट्रिक मटेरियल लेते हैं, उसकी दोनों फेसेस पर कंडक्टिंग कोटिंग कर देते हैं जो प्लेट्स की तरह बिहेव करती है और आसानी से इस काम को कर देते हैं। बढ़िया सॉलिड, रॉक सॉलिड एकदम कैपेसिटर बनता है बिना टेंशन के। सो बेसिकली व्हाट वी गेट, वी गेट अ कंडक्टिंग मटेरियल विद अ डाइलेक्ट्रिक, ऐसे बढ़िया डाइलेक्ट्रिक शानदार। ओ हो, अरे ऐसे ऐसे ध्यान से देखो। अगर हम इस पे थोड़ा सा गैप छोड़ा ताकि मैं आपको समझाता हूं। अब सोचो, मान लो कि आपका कैपेसिटर जिसमें हमारा डाइलेक्ट्रिक पूरा भरा हुआ है, हमने यहाँ पे पहचान लिया प्लस सिग्मा, माइनस सिग्मा, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ये बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है ऐसे। क्या इसकी वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? सोच के देखो, ये एक्सटर्नल कितनी हो गई? मटेरियल पे जो लग रही है वो हो गई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से यहाँ पे इंड्यूस हुआ माइनस 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 सिग्मा आई, यहाँ पे इंड्यूस हुआ प्लस 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 सिग्मा आई। क्या इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई? हाँ, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई? ई एक्सटर्नल बाई के, एक्सटर्नल बाई के, यानी कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। बहुत बढ़िया, यानी कि अपनी ये वैल्यू आई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। अच्छा के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा अब देखो एक और बात, ये समझ आ गई मेरी बात। अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस क्या होता है? ध्यान दो, कैपेसिटेंस होता है Q बाई V। क्या होता है? Q बाई V। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पोटेंशियल डिफरेंस को लिखा जा सकता है? E into D, where D is the separation between the two plates, that is sigma by epsilon naught into K into D, that is V। V को sigma by epsilon into K, इसको उठाकर यहाँ पर रख दो। Q को रख सकते हैं sigma into A by sigma into D by epsilon naught K। सिग्मा ने सिग्मा को मार दिया, आंसर आया है epsilon naught K A by D। आंसर आया K epsilon naught A by D। क्या पहले फॉर्मूला हमने epsilon naught A by D पढ़ा था? अब क्या K epsilon naught A by D आएगा? सोच के देखो, K क्या 1 से बड़ा था? 1 से इनफिनिटी के बीच में, यानी कि पहले से जो K है अब बड़ा हुआ आया 1 से, यानी कि ये कैपेसिटेंस क्या epsilon naught A by D से बढ़ गई। क्या ये भी एक फायदा है? पहला फायदा डाइलेक्ट्रिक लगाने का, क्या इसने हमारे को दोनों प्लेट्स को सपोर्ट दे दिया? क्या इसने कैपेसिटेंस को बढ़ा दिया?
सो टू मेजर रीजंस व्हाई, वैसे तीन एक और बताऊंगा, पर टू मेजर रीजन व्हाई वी यूज डायरेक्ट इज दिस। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका एक और रीजन वो भी मैं आपको समझाता हूं। आओ ये कभी देखो ध्यान से। अच्छा भाई ये हो गया और क्या करें सब, फटाफट सुनो। अवतार में रेस्पॉन्स कर रहे हैं, थोड़ा सा भावुक हो गया, देखो थोड़ा सा धीरे हो गया। आइए और आगे करते हैं। देखो बताओ कि कौन थे जो हाँ कर रहे थे, आ जाओ ये हाँ कर रहे थे। एक बंदर ये रहा, एक बंदर ये रहा। आज उन्होंने भी केमिस्ट्री में पढ़ा है। हेलो बोलो सबको, बोलो बेस्ट ऑफ लक, आप सभी एग्जाम में पास हो जाओगे। ढंग से बोलो, बच्चे बहुत सारे। तो हम समझ गए डायरेक्ट्रिक का बेसिक रोल क्या है। उसके दो मेजर बातें जो हम समझ चुके हैं वो ये थे कि भाई कैपेसिटर का एक मेजर यूज तो सपोर्ट देता है, और दूसरा यूज जो आया वो आया कि भाई वो कैपेसिटेंस बढ़ा देता है। एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ जो डायरेक्ट्रिक के रूप में फायदे की होती है, मैं समझाना चाहता हूँ कि कई डायरेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एयर से। डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है समझो कि जब हम किसी भी मटेरियल पे, जैसे मटेरियल इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से आप ऐसा समझो कि इसमें जो भी प्लस माइनस पोलर हैं ऐसे नहीं होते हैं, उस पे इधर फोर्स लगता है और इधर फोर्स लगता है। इस फोर्सेस की वजह से इन पे क्या फोर्स लगता है, और इन फोर्सेस की वजह से भले नेट फोर्स जीरो है पर क्या ये इसमें स्ट्रेस डेवलप करते हैं, क्या ये लिमिट तक ही स्ट्रेस झेल पाएंगे। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे टूट जाएंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डायरेक्टली दिखा नहीं रहा, क्रैश कोर्स की बात है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट व्हिच दिस मटेरियल ब्रेक्स इज नोन एज डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक, तो डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। अब ये हर मटेरियल अलग होती है, किसी की ज्यादा किसी की कम होती है। सोचो क्या हम चाहते हैं कि हमारे पास कैपेसिटर जो हो उसमें डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो। कई मटेरियल की डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर से भी ज्यादा होती है, तो क्या कैपेसिटर में हमें फायदा पहुंचाएगी? बिल्कुल। इसका मतलब जो तीन मेजर फायदे को डायरेक्टर को यूज करने के लिए सपोर्ट देता है, वो कैपेसिटेंस बढ़ा देता है, और कई मटेरियल डायरेक्ट स्ट्रेंथ एयर से भी ज्यादा होती है, तो इट प्रोवाइड्स मोर डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। खैर अब मैं बात करूं, तीनों यूज समझ में आ गए। अब मैं बात करूं डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज। अभी ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। आप समझो कि अगर हम बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट व्हिच द मटेरियल ब्रेक्स। अगर हम इसको कैपेसिटर की भाषा में बात करें तो सोचिए कि जैसे अपना कैपेसिटर है, ये V है। सोचो हमने मटेरियल भर दिया, अगर हमने मटेरियल भर दिया इसके अंदर, ऐसे मटेरियल भर दिया, मटेरियल हमने भर दिया, क्या जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आएगी जैसे अपन बोले ED बोला डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या उस पर ये मटेरियल टूट जाएगा? उस समय पोटेंशियल क्या होगा? उस समय पोटेंशियल होगा ED × D। ये कहलाएगा ब्रेकडाउन वोल्टेज। मतलब क्या इस वोल्टेज पर कैपेसिटर खराब हो जाएगा? तो क्या कैपेसिटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज डायरेक्शन पर डिपेंड करता है? हाँ, डायरेक्शन किसकी प्रॉपर्टी? मटेरियल की। क्या वो डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर पर डिपेंड करता है? हाँ, तो दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। कौन? ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन बोथ डायमेंशन ऑफ द मटेरियल जो उसके अंदर भरा गया है और उसकी डायमेंशन यानी कि D दोनों पर वो डिपेंड करता है। तो इस तरीके से उसको लिखा जाता है। ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज वाली भी बात समझ में आ गई। तो जब भी आप कैपेसिटर खरीदने जाते हो तो वास्तविकता में उसमें ऐसा लिखा होता है। क्या लिखा होता है जैसे मैं आपको समझाता हूं, ऐसे लिखा होता है कि भाई 2 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट। इसका मतलब 50 वोल्ट उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है, उससे ज्यादा वो झेल नहीं सकता। अच्छा, अब इसके सवाल कैसे आते हैं वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। सवाल ऐसे आते हैं, मैं आपको सवाल के थ्रू समझाता हूं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि आपके पास सवाल आया कि ये आपका एक कैपेसिटर है, ये आपका एक कैपेसिटर है, तीनों कैपेसिटर को हमने सीरीज में जोड़ दिया गया। बोला गया कि ये कैपेसिटर 6 माइक्रोफैरड का है, ये कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरड का है, ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड का है। बोला गया इसकी बीवी का मतलब गलत ना लें, इसकी बीवी का मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसकी बीवी है 10 वोल्ट, इसकी बीवी है 8 वोल्ट, इसकी बीवी है मान लीजिए 15 वोल्ट। मैं भी ऐसे बिना डेटा ले रहा हूँ, सोच लो। तो सबकी बीवी हमें पता है। आपको अंदर मुझे बताइए सबकी कंबाइंड बीवी कौन कितनी है, मतलब कितना इस सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज लगा सकता हूँ कि कोई भी खराब ना हो। इनमें से एक भी खराब हो जाएगा, सिस्टम खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो इनकी कंबाइंड बीवी आपसे पूछ ली गई। क्या पूछ ली गई? कंबाइंड बीवी। आप कैसे निकालें सर कंबाइंड बीवी? ध्यान से देखो, कंबाइंड बीवी निकालने के लिए क्या करें? नॉर्मल सी बात, क्या इसका क्यूमेक्स जो झेल सकता है, क्या वो क्यूमेक्स से झेल सकता है 10 × 6 60 माइक्रोफैरड। ये कितना जो झेल सकता है
एक चीज है 24 माइक्रोफैरेड, ये कितना झेल सकता है 30 माइक्रोफैरेड, सॉरी 30 माइक्रोकूलम, 24 माइक्रोकूलम, 30 माइक्रोकूलम, ये तीनों इतना झेल सकते हैं मैक्सिमम। तो जिधर से ब्रेकडाउन हो जाए उससे थोड़ी झेल पाएगा। इन तीनों में अगर सीरीज जोड़ा तो क्या कॉमन रहेगा, चार्ज। ये कितना झेल सकता है 60, ये 24, ये 30, यानी कि इन तीनों में अगर 24 से ज्यादा आ गया तो ये खराब हो जाएगा। और अगर ये खराब हो गया तो वैसे सिस्टम खराब हो गया। मतलब सिस्टम का क्यूमैक्स क्या होगा, सिस्टम का क्यूमैक्स वो हुआ जो इन तीनों का सबसे लोवेस्ट है। इन सब तीनों का सबसे लोवेस्ट कौन है 24। ओके, तो 24 माइक्रोकूलम। क्या दिस क्यूमैक्स शुड बी इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू वोल्टेज। अच्छा C इक्विवेलेंट कितना, क्या तीनों सीरीज में है तो 6 3 जुड़ेंगे कि उल्टा होके जुड़ेंगे, उल्टा होके जुड़ेंगे तो 6 और 0 जुड़ेंगे 2 2 और 2 का 1, यानी कि यहाँ पे आ गया 1, यानी 24 माइक्रोकूलम इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड, यानी कि V की वैल्यू आई 24 वोल्ट, यानी कि इस सिस्टम की कॉमन VB 24 वोल्ट है। कितनी है 24 वोल्ट। क्या करा हमने, इन तीनों का क्यूमैक्स निकाला, उसकी सबसे लोएस्ट वैल्यू रखी बराबर C इक्विवेलेंट इनटू V। क्या इससे ज्यादा भी अगर रखोगे तो क्या ये जल जाएगा, तो क्या सिस्टम की बीवी निकालनी आ गई। सोचो कि अगर ये तीनों पैरेलल में होते तो इन दोनों की इन तीन की बीवी क्या होती सिस्टम की। सोचो ये 10 वोल्ट झेल सकता है, 8 झेल सकता है, 15 झेल सकता है, तो 10 8 और 15 झेल सकता है, तो सिस्टम कितना मैक्सिमम झेल सकता है 8। तो सबसे लोअर वोल्टेज देते बहुत आसान हुआ पैरेलल में, है कि नहीं। तब किसमें था थोड़ा सा सीरीज में, पैरेलल में जो सबसे लोएस्ट वोल्टेज होगा उससे ज्यादा करोगे तो एक खराब हो जाएगा, एक खराब हो जाएगा तो सिस्टम खराब हो जाएगा। तो अगर हमें सिस्टम की बीवी निकालने के लिए बोला जाए कि हम निकाल सकते हैं, ये वो वाली बीवी नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये वो वाली बीवी है जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है और ये हमारे भविष्य बनाने के काम में आएगी। चलिए भाई बहुत बढ़िया, अब क्या करें और आगे चलते हैं डाइलेक्ट्रिक में। हम ब्रेकडाउन वोल्टेज समझ गए, हम ये समझ गए, हम वो समझ गए। यहाँ को एक और अच्छी सी बात मैं समझाता हूँ जो आपको समझ में आना चाहिए। इस पे अच्छा सवाल चीजों से समझने का प्रयास करो। जैसे मान लो कि तुम्हें एक कंपनी ऑर्डर दे कि भाई मुझे 2 माइक्रोफैरेड के या मुझे C कैपेसिटेंस के कैपेसिटर चाहिए, ठीक है, और उनका ब्रेकडाउन वोल्टेज V होना चाहिए। अब इस जैसे ऐसा लोग कैपेसिटर बोलते हैं कि 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर होना चाहिए और उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 100 होना चाहिए। ऐसे मुझे 1 लाख कैपेसिटर बना के भेजो। अब तुम कंपनी बनाने वाली हो, तुम्हारे पास एक मटेरियल है जो स्टॉक में रखा हुआ है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K और उसकी ब्रेकडाउन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है EB। मटेरियल की दो चीजें फिक्स होती हैं। आपके कंपनी में फिक्स्ड मटेरियल है तो K भी आपके पास फिक्स है और EB भी आपके पास फिक्स है। आपके पास ऑर्डर आया कि भैया मुझे ऐसे कैपेसिटर चाहिए जिनकी कैपेसिटेंस ये हो और ब्रेकडाउन वोल्टेज भी हो, 5 मान लो, 100 मान लो, 10 मान लो और 100 मान लो, और 1 लाख ऑर्डर चाहिए। तू क्या सोचेगा, कैपेसिटर बड़ा बनाऊं छोटा बनाऊं? छोटा बनाऊं। लॉजिकल, छोटा बनाएंगे तो कन्वीनियंट टू ट्रांसपोर्ट होगा, कहीं यूज भी आसानी से हो सकता है और हमारे पैसे भी कम लगेंगे, और मैं कितना भी कम बना सकता हूं। कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन K एप्सिलॉन A by D। अब सोच, अगर कैपेसिटेंस फिक्स है, K फिक्स है, एप्सिलॉन फिक्स है, तो A by D का रेशो फिक्स है, यानी कि A by D का क्या फिक्स है, रेशो फिक्स नहीं है। अब अगर मुझे कैपेसिटेंस छोटा करना है तो A भी छोटा कर लो और D भी छोटा कर लो, तो जितना छोटा करते जाओगे छोटा होता जाएगा। पर हमारे साथ ये भी कंडीशन है कि भैया ब्रेकडाउन वोल्टेज V होना चाहिए। V बराबर क्या होता है ED into D, यानी कि अगर मुझे V ब्रेकडाउन वोल्टेज रखना है तो D की वैल्यू कम से कम इसके बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे आपको अगर कैपेसिटेंस छोटा करना है तो A भी छोटा करो, D भी छोटा करो, A भी छोटा करो, पर D से छोटा नहीं कर सकते। इससे छोटा अगर D कर दोगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज इससे कम हो जाएगा। मतलब क्या ये D मिनिमम है, तो क्या A मिनिमम बाय D मिनिमम आ गया कितना, A मिनिमम बाय D मिनिमम के लिए होगा C बाय K एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से A मिनिमम निकल आया। क्या कहानी अच्छे से समझ आई है? इससे कम एरिया का और इससे कम दूरी का कैपेसिटर बनाना संभव नहीं है, पर ये मिनिमाइज करने का तरीका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए, फायदा करती, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें होती है कैपेसिटर में। देखो भाई
और देखो हम ये पढ़िए और देखो डायरेक्ट्रिक में जो इनमें और जो बहुत तरह के सवाल आते हैं उनमें मल्टीपल वाले। तो अगर मान लीजिए आपका कैपेसिटर, हम लोग प्रूफ ही बता रहा हूँ, मान लीजिए आपका कैपेसिटर ऐसे बड़ा हुआ है और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक है और ये थिकनेस A है और ये दूरी D है, तो जो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है वो आता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T प्लस T बाई K। ध्यान से देखें, एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K। D इज द टोटल थिकनेस, T इज द ये थिकनेस, T बाई K, K इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद होना चाहिए फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में एक बात और ध्यान दें, इसकी डायरेक्ट्रिक जो भरा हुआ है पार्शियली, जो पार्शियली भरा हुआ है, अभी जब एप्सिलॉन नॉट K बाई D निकाला था वो पूरा भरा हुआ है। अगर पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर है तो ऐसा फॉर्मूला आता है, ठीक है, आसानी से। अगर मल्टीपल हो तो आप लिख सकते हो कैसे, ध्यान से देखो। ऐसे अगर आप भर लो कि ये ऐसे K1 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 K2 K3 K4 बहुत सारी चीजें हो सकती है, ऐसे आप भर लो K1 K1 ये T1 ये T2 ये T3। तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा जाता है जनरली, देखो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस सिग्मा ऑफ Ti प्लस सिग्मा ऑफ Ti बाई Ki। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये डायरेक्ट्रिक कहाँ रखा हुआ है, ये x पे ये फॉर्मूला डिपेंड नहीं करता। आपको ये याद होना चाहिए, प्रूफ में नहीं जा रहे हैं, रिवाइज कर लीजिए, ढंग से याद होना चाहिए अगर ऐसे पार्शियली फिल्ड हो तो, ठीक है, एकदम सब लोग ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए भाई और आगे चलते हैं, देखो और क्या करें, इधर देख, इधर देखो, ये कहानी हो गई, ये कहानी हो गई। अब जैसे आपसे कभी पूछा जाए कि मान लीजिए ऐसा सिस्टम हो कि ऐसे कैपेसिटर हो, ऐसे भरे हुए हो, ऐसे 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 K1 K2 और ये एरिया A दूरी D दोनों बराबर हैं, बताइए सीरीज है कि पैरेलल है, क्योंकि दिस इज इक्विवेलेंट टू ऐसे C1 और C2 क्या बात समझ आती है, दोनों सीरीज में हैं। अगर ये ऐसे की बजाय ऐसा होता तो भी क्या आप K2 K3 को ऐसे C1 C2 C3 को क्या पैरेलल में लेके कर सकते थे? मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इनको कैसे करा जाता है, ठीक है। इस वाले सवालों में जो गलती कभी कभी करते हैं वो मेरे हिसाब से आपको आते हुए नहीं आता, तो एक बार देख लीजिए। इन वाले सवालों में जो सवाल गलती करते हैं वो ऐसा है कि अगर आपका ऐसा कोई सवाल हो, यहाँ भरा है K1, यहाँ भरा है K2, यहाँ भरा है K3, यहाँ भरा है K4, तो ये हो गया C1 C2 C3 C4। अब डाउट ये है कि भाई ये दोनों पहले सीरीज ले लो, यानी कि ऐसे सीरीज ले लो, देखो ध्यान से, ऐसे C1 C2 सीरीज और C3 C4 सीरीज, C1 C2 C3 C4। ये सर्किट सही है कि ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि C1 और C3 पैरेलल और फिर C2 और C4 पैरेलल। क्या ये दोनों सही है? नहीं, इसमें ये सही है और ये गलत है। ध्यान देने योग्य बात, ये सही है और ये गलत है। तो ये सही है और ये गलत है। ये क्यों गलत है? जब आपने इन दोनों को पैरेलल माना तो आपने मान लिया कि ये वाली पूरी लाइन इक्विपोटेंशियल है, ये कंडक्टिंग प्लेट नहीं है, ये इक्विपोटेंशियल ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये दोनों सेम पोटेंशियल पर ऐसा जरूरी नहीं है। इन दोनों का मिलकर पोटेंशियल है, दोनों का मिलकर पोटेंशियल सेम है, क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, इसलिए ये इक्विपोटेंशियल है, ये बीच वाली लाइन इक्विपोटेंशियल ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये वाला पोर्शन गलत है, इस बात का ध्यान रखोगे। अब इनमें कई तरह के सवाल आते हैं, इनका पोटेंशियल वेरिएशन, ये वेरिएशन आनी चाहिए आपको जो क्लासेस में हम पढ़ते हैं, और मेरे हिसाब से देखिए ये इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको ध्यान होनी चाहिए। चलो और देखिए भाई और क्या क्या है, और बात करते हैं। देखो अगर हम बात करें तो अपन ने ऐसी बातें कर ली। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसे मैं बताता हूं, बता रहा हूं, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, ऐसे आपको बोला जाए कि आपका K वेरी कर रहा है, वेरिएबल K की बात कर रहा है, ठीक है, जैसे K आपका वेरिएबल कर रहा है मान लीजिए, तो K वेरी करने के दो तरीके हैं, या तो ऐसे ऐसे आपका पूरा पूरा दे रखा है, या तो x के साथ वेरी करे या फिर वो y के साथ। अगर K एज अ फंक्शन ऑफ x वेरी कर रहा है तो आप क्या करें, इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे x पे जाएं, dx की एक स्ट्रिप लें, इस स्ट्रिप का ऐसे dc लिखें, जो कि ऐसे लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया कितना है देखो, ये अगर ये लेंथ इसको स्क्वायर मान लें और ये l है तो लिखा जाएगा l dx अपॉन l dx इनटू k एज अ फंक्शन ऑफ x अपॉन
ये मोटाई कितनी, जो भी आप लेना चाहे डी, ठीक है, ठीक। और इसको ध्यान से ऐसे सभी कैपेसिटर कैसे हैं पैरेलल, तो इसे इंटीग्रेट कर लें, पूरा सॉल्व नहीं करो, क्या कर लें, इंटीग्रेट, सब कर लें, डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर जो भी दूरी दे रखी है। अगर ऐसे ही y की तरफ वेरी करें, ऐसे y पे जाके तो ऐसे स्ट्रिप लें, उसका डीसी लिखें और उसका डीसी क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट k इज अ फंक्शन ऑफ y इनटू एरिया, एरिया पूरा आएगा l स्क्वायर और नीचे आएगा, ध्यान से देखो, dy। अब ऐसे सभी कैपेसिटर क्योंकि सीरीज है तो हमें सीधा जोड़ेंगे कि उल्टा करके, तो लिखा जाएगा 1/c इक्वलेंट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc। मैंने रफ्तार में बताया, पर आप सोचो बहुत टफ सवाल होगा ये। अगर ऐसे एक्स के साथ वेरी करें तो भी मैं सवाल कर सकता हूं, y के साथ वेरी करें तो भी मैं सवाल कर सकता हूं। ऐसे वेरिएबल अगर हो तो आप ऐसे डायरेक्ट को सॉल्व कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के और बिना किसी टेंशन के। चलिए ठीक, ये वाली पूरी कहानी हो गई। तो अपन ने वेरिएबल पूरा पढ़ लिया, अपन ने ये पूरा पढ़ लिया, अपन ने ये पूरी चीजें पढ़ ली। ऐसे ही मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखो आप अच्छे से। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, फोर्स between plates, the force between plates at constant potential। वैसे प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, याद रखें अगर ऐसा में पोटेंशियल है हमें ध्यान से देखें कि अगर कैपेसिटर ऐसे जुड़ा हो V वोल्ट की बैटरी से तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पे प्लस 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 लिखा था, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस। तो हमें लॉजिकली समझ में आता है कि भाई ये अपना फोर्स ऐसे लगता है। इस फोर्स के लिए पूरा प्रूफ करने के बाद ये आती है रेड वाली क्रैश फोर्स बात हो रही है। एफ नॉट V, V क्या है, ये वाली विड्थ, K माइनस 1, K इज इसका नेगेटिव कांस्टेंट, V स्क्वायर V पोटेंशियल 2D, कांस्टेंट आती है वैल्यू, क्या आती है ये वैल्यू, कांस्टेंट। इसमें कई प्रकार के सवाल आ सकते हैं। अगर हम डायरेक्टर को बिल्कुल यहाँ से बाहर से छोड़ दें, सोचो यहाँ से बिल्कुल बाहर से, ऐसे हमारा डायरेक्टर को बाहर से छोड़ दें, सोचो आप ऐसे, ये V वोल्ट, ठीक। अगर आप ऐसे बिल्कुल बाहर से छोड़ दो इसको, तो ये अट्रैक्शन की वजह से अंदर आएगा, ये फोर्स कांस्टेंट है। तो ये पूरा अंदर आ जाएगा तो फोर्स 0 हो जाएगा, फिर ये पूरा इधर बाहर निकलेगा, फिर ऐसे 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 ये ऑसिलेट करेगा। क्या करेगा, ऑसिलेट। कई बार आपको टाइम नहीं पूछ सकते हैं। मान लीजिए मैं बोल देता हूँ कि ये दूरी जो है L है, तो सोचो कि L दूरी चलने में कितना टाइम लगा, हाफ ऑफ एक्सीलरेशन दैट इज f by m into t स्क्वायर, f के लिए यहां से अंदर आने का पूरा एक्सीलरेशन कांस्टेंट इसलिए ऐसा लिखा कि t की वैल्यू आपने जो दिया ये अपनी क्या है 2ml by f into root। सोच यहां से लेकर यहां तक आने का ये टाइम, फिर इतना ही बाहर लगा सिमेट्री से, फिर इतना ही लगा, तो सोच टाइम पे टोटल हो जाएगा 40। अच्छा टफ सवाल है, ऐसे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। यहाँ पे पुली पे लटका देते हैं, फिर पूछते बताओ मास कितना हो कि इक्विलिब्रियम रहे, दिस फोर्स बराबर mg। ऐसे कई प्रकार के सवाल आ सकते हैं। तो ऐसे कांस्टेंट फोर्स पर आके ये बात आ सकती है। कांस्टेंट चार्ज भी टफ होता है, पर कोई ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको भूल नहीं रहा हूँ। इसको थोड़ा सा अपन ध्यान में रखिए, ठीक। एक और चीज जो आपको आनी चाहिए उसे अपन बोलते हैं लीकेज करंट। क्या बोलते हैं, लीकेज करंट। लीकेज करंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट है। वो क्या है, डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। तो लीकेज करंट देखो, लीकेज करंट कैसे, लीकेज करंट देखो, लीकेज करंट क्या, ध्यान समझो। लीकेज करंट जैसे मान लीजिए कि आपका ऐसे कैपेसिटर है, उसे आप ऐसे छोड़ दो डायरेक्टरी में रख के, डायरेक्टरी क्या आपका, तो ये डायरेक्टरी है तो मसाले, इसकी भी कुछ रेजिस्टिविटी होती। तो यहाँ पे ना प्लस 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 ऐसे चार्ज है, थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ, ध्यान से देखो। जब मैं कैपेसिटर ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये अपन ने ऐसे लगा दिया, तो मैंने ऐसे लगा दिया प्लस 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 प्लस,
माइनस 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 माइनस, ये अपन ने ऐसे कर लिया, ये अपना माइनस 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 माइनस, ये अपना प्लस प्लस प्लस। ठीक है, अब सोचो क्या इसके अक्रॉस अगर हमने नॉट चार्ज लेके चार्ज करके छोड़ दिया तो सोचो देखो है तो ये भी मटेरियल ही, इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल कमी हो गया, अब इसी रेशियो की मान लो रो है, ठीक पोटेंशियल डेमोंस्ट्रेट किए तो अपने आप डिस्चार्ज करंट के अंदर ऐसे बहने लगेगा। ऐसे सोचो इसके अक्रॉस पोटेंशियल मटेरियल करंट बहने लगेगा, इसे बोलते हैं लीकेज करंट। क्या बोलते हैं? लीकेज करंट। सोच के देखो जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस है वो इसके अक्रॉस भी, आपको नहीं लगता है ऐसे इक्विवेलेंट हो गया? ठीक, इससे इक्विवेलेंट हो गए। सोचो जो डिस्चार्ज कर रहा है, अरे हाँ, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? S0 K/A/D, और जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है? सोचो रो L कितना, सोचो D, ये वाला D by A, ये हो गया। तो द डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट होगा, तो लीकेज करंट इज नथिंग बट डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट है। यहां तक डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट में करंट होता है Q0 by RC e की पावर माइनस C by RC। अब सोचो इसमें RC क्या है? RC के लिए रो D by A into epsilon naught K by D। तो A ने A को D ने D को मार दिया तो रो epsilon naught K, ये प्योर मटेरियल पे डिपेंडेंट आती है। ठीक है, तो लीकेज करंट इज नथिंग बट डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। कंफ्यूज नहीं होना। थैंक यू। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 18002121 1821 799 18002121 799।